Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैबाल सत्यार्थी, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अपना पाठ्यक्रम जिसका शीर्षक है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इस पाठ्यक्रम का जो छठा अध्याय है वह मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं और इस अध्याय का शीर्षक है प्रतिनिधिक दायित्व। जैसा कि आप सभी इस शब्द से ऐसा देख रहे होंगे कि यहाँ हम किसी दायित्व की बात कर रहे हैं और दायित्व विभिन्न प्रकार के दायित्व होते हैं। कई तरह की जो लाइबिलिटीज़ हैं वह हमारे आम तौर पे जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनको लेकर विधि द्वारा संपादित की जाती है और विधि उनको निरूपित करती है ऐसे दायित्व। और किसी भी दोषपूर्ण कार्य के लिए हम प्रतिकर देने के लिए बाध्यकर किए जाते हैं। जब हम इस तरह के दायित्वों की बात करते हैं, साधारणतया नियम यह है कि यदि मैंने कोई अपना कार्य किया है और वह कार्य दोषपूर्ण है तो मैं स्वयं के दोषपूर्ण कार्य के लिए ही जिम्मेदार माना जाऊंगा। मैं किसी अन्य के दोषपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाऊंगा। साधारण नियम यही कहता है। लेकिन विधि में बहुत सारे अपवाद होते हैं और उन अपवादों के अंतर्गत कई बार यह कार्य भले ही आपने न किया हो, यह कार्य किसी अन्य ने किया हो, फिर भी विधि आपके ऊपर जिम्मेदारी डालती है और आप कई मामलों में प्रतिकर देने के लिए बाध्यकारी साबित किए जाते हैं। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्रतिनिधिक दायित्व है इसको हम वाइकेरियस लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। यह वाइकेरियस लायबिलिटी किस तरह से विधि में विकसित हुई है और खासकर अपकृत्य विधि में यह कैसे विकसित हुई है। अगर हम इस दायित्व की बात करें जो वाइकेरियस लायबिलिटी है, जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं कोई कार्य कर रहा हूं वह कार्य दोषपूर्ण है और अपकृत्य की श्रेणी में आता है तो यह माना जाएगा कि मैंने अपकृत्य किया है। यहीं जब किसी अन्य व्यक्ति ने कोई दोषपूर्ण कार्य किया है और उस दोषपूर्ण कार्य में कोई अपकृत्य कारित होता है तो उसके लिए मैं कहीं से भी जिम्मेदार नहीं होता हूं। यह एक साधारण नियम है। लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किन्हीं विशेष व्यक्तियों के द्वारा जब किसी कार्य को किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य मेरे द्वारा किया गया कार्य है। तो यह बहुत ही अलग तरह का एक सिचुएशन बनता है यहाँ पर। इसलिए इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इस तरह की विधि का विकास किया गया है और बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिनमें अलग अलग जो इसके आयाम हैं उसको चिन्हित करने का काम किया गया है और उनके बाद उन प्रतिवादियों पर प्रतिकर या तो देने के लिए बाध्य किया गया है या फिर उन्हें दायित्व मुक्त किया गया है। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे यह प्रतिनिधिक दायित्व का विकास हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो ऐसी उक्तियां हैं जो लीगल मैगजीन्स हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है और उनके आधार पर ही इस तरह के दायित्व का विकास हुआ है अपकृत्य विधि में। पहला जो उक्ति है वह है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से और दूसरी जो उक्ति है वो है रेस्पोंडिएट सुपीरियर। इन दो उक्तियों के ऊपर ही यह संपूर्ण जो हमारा प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं से निर्भर करता है और हम देखेंगे कि इन दोनों उक्तियों का अर्थ क्या होता है और उनकी क्या उपयोगिता है इस अपकृत्य के विकास में। जब हम इस वाइकेरियस लायबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसके कुछ परिभाषाओं पर अगर हम ध्यान दें जो विधिवेत्ताओं ने दी है तो उसके बाद भी हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह
किस तरह का दायित्व है। सामंत ने कहा कि साधारण नियम तो यह है कि अपने कार्यों के लिए कोई व्यक्ति स्वयं ही उत्तरदायी होता है, किंतु कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनमें एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है, चाहे वह स्वयं कितना ही निर्दोष हो। यह जो अंतिम वाक्य है यह महत्वपूर्ण है। आप कितने भी निर्दोष हों, फिर भी किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य के लिए किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और आपका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा सकता है। तो ऐसा कई मामलों में होता है। अगर हम दूसरे परिभाषा पर भी अगर देखें जो फ्रेडरिक पोलक ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं अपने सेवक या अधिकर्ता द्वारा कारित दोषपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी हूं, क्योंकि वह मेरा कर्ता है। यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कार्य करे। सार यह है कि आमतौर पर हम जब अपनी जीवन में बहुत सारे कार्यों को करते हैं तो कई परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर हम स्वयं उस कार्य को नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेते हैं और उस दूसरे व्यक्ति से हम अपने कार्य को करवाते हैं। तो ऐसी वो परिस्थितियां जिनमें हम दूसरे व्यक्ति से अपने कार्य को करवाते हैं, वो सारी परिस्थितियां इस प्रतिनिधिक दायित्व के अंतर्गत आती हैं और उनमें यह माना जाएगा कि जो दूसरे व्यक्ति ने कार्य किया है वह कार्य आपका है, क्योंकि आपने उस दूसरे व्यक्ति से मदद ली है अपने कार्य को करवाने के लिए। तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप देखें कि जब वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य को संपादित कर रहा है तो वह उस कार्य को सावधानी पूर्वक कर रहा है या उपेक्षा पूर्वक कर रहा है, क्या वह दूसरे को क्षतिकारित कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए इस प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को विकसित किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं जिनमें आप किसी दूसरे से अपने कार्य को करवाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि जो महत्वपूर्ण विधिक संबंध होते हैं कई, जिनमें आप दूसरे से इस कार्य को करवाते हैं, तो सबसे पहला नंबर आता है मास्टर और सर्वेंट का, जो मालिक और सेवक का संबंध है। और कई बार जो मालिक होते हैं वो अपने कार्यों को सेवक के द्वारा संपादित करवाते हैं। प्रमुख और अभिकर्ता का, जिसको हम प्रिंसिपल एंड एजेंट बोलते हैं, इसमें जो प्रिंसिपल होता है उसके बिहाफ पर एजेंट काम करता है और वह तीसरे पक्षकार से या अन्य पक्षकारों के साथ समव्यवहार करता है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर। इसी तरह से पार्टनरशिप का भी एक रिलेशन होता है, जिसमें जो पार्टनर्स होते हैं वह एक दूसरे के कार्य के लिए एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इस तरह बहुत तरह के ऐसे कई संबंध हैं जिनमें आप अपने कार्य को दूसरे से संपादित करवाते हैं। तो जब भी आप अपने कार्य को दूसरे से संपादित करवाएंगे तो यह माना जाएगा कि यह कार्य आपने स्वयं किया है, और अगर कोई दोषपूर्ण कार्य कारित होता है और उससे किसी को क्षति होती है तो उससे जिम्मेदारी आपकी बनती है और आपको प्रतिकर देना होगा। इस तरह के सिद्धांत का विकास हमारे अपकृत्य विधि में किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक दो उक्तियों के ऊपर है, और यदि मैं उदाहरण के रूप में अगर आपको समझाऊं तो अगर हम देखें कि अगर ख के वाहन को किसी स्थान पर ले जाने का निर्देश देता है और रास्ते में चालक ग नाम के व्यक्ति को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देता है, तो यहाँ ख जो चालक है वह चालक आपके कहने पर गया है, वहां पर यह आपका कार्य था, आपने उस चालक को भेजा, और अगर वह टक्कर मारता है और किसी व्यक्ति को क्षति कारित होती है तो इसकी जिम्मेदारी क की होगी, क्योंकि यह क का कार्य था। तो दो उक्तियों के बारे में जो मैंने आपको बताया, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका अर्थ यह होता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करता है तो विधिक दृष्टि में यह माना जाता है कि यह कार्य स्वयं उसके द्वारा किया गया है। तो विधिक दृष्टि से क्या माना गया कि यह कार्य आपने स्वयं किया है, जबकि वास्तव में इस काम को आपने किसी अन्य से करवाया है, किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया है। तो ये क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से का जो सिद्धांत है यह बहुत ही प्रभावी सिद्धांत है इस प्रतिनिधिक दायित्व को लेकर। एक वाद था जो बक्सी अमरीक सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें यह कहा गया कि जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करता है तो उसके बारे में यह समझा जाता है कि यह काम मानो उसी के द्वारा किया गया है।
तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख रहे हैं जिसमें यह माना गया है कि यह काम आपने किसी दूसरे के माध्यम से करवाया है, तो यह कार्य आपने स्वयं किया है। और जो दूसरी जो उक्ति है जो मैंने कहा, रेस्पोंडिएट सुपीरियर, बी द रेस्पोंडेंट, बी द मास्टर लायबल, तो इस उक्ति का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है प्रतिनिधिक दायित्व के संदर्भ में। तो जो ये रेस्पोंडिएट सुपीरियर है, प्रतिवादी उत्कृष्ट, और इसमें है कि प्रमुख को उत्तरदायी होने दो, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। सामान्यतः जो मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है उसमें इस तरह के जो लीगल मैगजीम का प्रयोग ज़्यादा देखा जाता है, जो रेस्पोंडिएट सुपीरियर है। इसका कारण भी है कि मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप में और अनेक मामलों में इस रेस्पोंडिएट सुपीरियर के आधार पर ही जिम्मेदारी तय की जाती है। आपको यहाँ यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि अपकृत्य विधि में जो प्रतिकर देने का प्रावधान है, जो प्रतिकर देने के लिए बाध्य किया जाता है प्रतिवादी को उसके दोषपूर्ण कार्य के लिए, तो यहाँ सबसे बड़ा ये रीजन होता है कि यहाँ कोई दंडात्मक व्यवस्था नहीं है। यहाँ है एक रेस्टोरेशन थ्योरी का हम ज़्यादा पालन करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे मॉनेटरी हेल्प से उस व्यक्ति को उसके प्रीवियस कंडीशन में पहुंचाया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के विरुद्ध वाद लाते हैं और प्रतिकर की मांग करते हैं और वह व्यक्ति उस प्रतिकर को देने में असमर्थ है, तो यह बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन हो जाता है जिसमें आपको उपचार लेने का अधिकार तो है, लेकिन वास्तव में क्या आपको उपचार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति दोषपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है वह इस प्रतिकर को देने में असमर्थ है। तब आपके विधिक अधिकारों के उल्लंघन का जो उपचार था वह मीनिंगलेस हो जाता है उस परिस्थिति में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए यह जो रेस्पोंडिएट सुपीरियर का जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया गया। क्योंकि जब किसी सेवक के द्वारा कोई कार्य करवाया गया है और वहां पर जो मालिक है, मालिक का पॉकेट हमेशा, पॉकेट का मतलब यहां पर यह है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह निश्चित रूप से उस सेवक से ज्यादा है। सेवक की आर्थिक स्थिति आप समझ सकते हैं कितनी होगी, क्योंकि वह एक नौकर है और जो मालिक है जिसने उसको नियोजित किया है, जिसने उसको रखा है अपने काम के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से इस नौकर से ज्यादा होगी, इस सेवक से ज्यादा होगी। तो इसीलिए ऐसे सिद्धांत के आधार पर अगर हम प्रतिनिधिक दायित्व को अगर हम प्रयोग में लाते हैं और यह यहाँ रखते हैं कि नहीं, अगर किसी मालिक ने किसी सेवक के द्वारा किसी कार्य को कारित करवाया है तो मालिक को अगर हम जिम्मेदार ठहराते हैं तो इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि प्रतिकर मिलेगा, उस दोषपूर्ण कार्य के लिए प्रतिकर मिलेगा वादी को, और वादी का जो उपचार का अधिकार है वह कहीं ना कहीं से सफल होगा। अन्यथा अगर सिर्फ उस व्यक्ति के जिसने वास्तव में उस कार्य को कारित किया है, अगर सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर आप अगर इस जिम्मेदारी को डालेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि उपचार का अधिकार तो है लेकिन वास्तव में उपचार मिला नहीं या मिलने की संभावना कम है। तो क्यों ना उस मास्टर को, उस प्रिंसिपल को लायबल ठहराया जाए जिससे यह उपचार प्राप्त किया जा सके, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो यही अर्थ होता है इस सिद्धांत का जो है रेस्पोंडिएट सुपीरियर। अब हम जब इस प्रतिनिधिक दायित्व की बात करते हैं तो मुख्यतः हम तीन तरह के ऐसे संबंध हैं जिसकी चर्चा करते हैं अपने विधि के क्षेत्र में, और इन तीन क्षेत्रों में क्या यह प्रतिनिधिक दायित्व किस तरह से बनता है और क्या इसके आयाम होते हैं, उसको जानने के लिए हम देखते हैं कि ये जो तीन रिलेशनशिप है, पहला है अभिकर्ता के अपकृत्य के लिए प्रमुख का दायित्व। जो एजेंट होता है उसके अपकृत्य के लिए जो प्रिंसिपल है उसका क्या दायित्व होता है। दूसरा है एक दूसरे के अपकृत्य के लिए भागीदारों का दायित्व, जो प्रिंसिपल जो पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं उनका क्या दायित्व होता है। तीसरा है सेवक के अपकृत्य के लिए स्वामी का दायित्व। तो सेवक है, स्वामी है, कार्य सेवक ने किया, स्वामी का क्या दायित्व बनता है। जहां पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ने कोई दोषपूर्ण कार्य किया
दूसरे पार्टनर का क्या दायित्व बनता है। जहां कोई एजेंसी है वहां एजेंट ने कोई कार्य किया तो प्रिंसिपल का क्या दायित्व बनता है। तो ऐसे 3 संबंध हैं जिनके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं इस प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत। अगर हम सबसे पहले अभिकर्ता के अपकृत्य के लिए प्रमुख के दायित्व की जब बात करते हैं तो यहां यह समझना जरूरी है कि यह संबंध वास्तव में होता क्या है। तो यहां आपको मैं बताऊं कि एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है और यह जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिफाइन किया गया है कि एजेंसी क्या होती है और यहाँ प्रिंसिपल और जो एजेंट हैं उनका रिलेशनशिप क्या होता है और किस तरह से उनके दायित्व होते हैं, किन कार्यों के लिए उनके दायित्व होते हैं, क्या उनकी परिसीमाएं होती हैं। तो इस तरह की विधि हमारे संविदा विधि में भी देखने को मिलती है। लेकिन आपको यहाँ समझना अपकृत्य विधि के संदर्भ में यह जरूरी है कि जो अभिकर्ता और एजेंट का रिलेशनशिप है, यहाँ हम जब देखते हैं कि जो अभिकर्ता है, एजेंट है, यह किसी दूसरे के बिहाफ पर काम करता है और यह तीसरे पक्ष के साथ समव्यवहार करता है, किसी तीसरे या अन्य पक्ष के साथ समव्यवहार करता है। तो यहाँ पर एक जो रिप्रेजेंटेशन का जो एक मामला होता है वो भी बनता है कि आप किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप इस शब्द से परिचित भी होंगे, रिप्रेजेंटेटिव एक शब्द होता है, प्रतिनिधि। तो आप उस प्रिंसिपल के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और आप तीसरे व्यक्तियों से, अन्य व्यक्तियों से उस प्रिंसिपल के बेसिस पर, उनके बिहाफ पर आप समव्यवहार करते हैं और आप अपने कृत्य से आप तीसरे पक्ष और उस प्रिंसिपल को लीगली बाइंड भी करते हैं। तो वास्तव में वह समव्यवहार प्रिंसिपल करना चाहता था, लेकिन उस प्रिंसिपल की जगह पर यह समव्यवहार किसने किया? एजेंट ने किया। तो एजेंट का जो कार्य है वह यह माना जाएगा कि यह प्रिंसिपल के द्वारा खुद का किया हुआ कार्य है और यदि यह कार्य दोषपूर्ण है, यदि यह कार्य अपकृत्य है, तो निश्चित रूप से आपको प्रतिकर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यहां आप यह बचाव नहीं ले सकते हैं कि यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति ने की है। अब यहां देखा जाएगा कि वो अन्य व्यक्ति है कौन, उस अन्य व्यक्ति का आपसे संबंध क्या है, उस अन्य व्यक्ति को यह कार्य करने के लिए कहा किसने है। और जब यह पाया जाएगा कि वह अन्य व्यक्ति आपका एक एजेंट है जो आपके बिहाफ पर काम कर रहा है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो जब वह आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है तो यह माना जाएगा कि यह काम आप स्वयं कर रहे हैं। और यही वह जो उक्ति जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, क्वी फेसिट एलियम फेसिट पर से, तो वह यहां पर लागू होती है। तो यह माना जाएगा कि यह कार्य आपने स्वयं किया है। तो जब भी कोई अभिकर्ता होता है और साधारण रूप से उसको अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना होता है, तो यह माना जाएगा कि उस अनुक्रम में उसने जो भी कार्य किया है वह कार्य उस प्रमुख ने किया है और वह प्रमुख उसके लिए उत्तरदायी हो जाता है। अब इसको हम किसी निर्णय के माध्यम से अगर समझना चाहें तो वह भी उचित होगा। और यहाँ अगर हम एक बहुत ही रोचक निर्णय के बारे में अगर बात करें, जो कि लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी में निर्धारित किया गया था और इसमें भी प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप को लेकर जिम्मेदारी तय की गई थी और यह बहुत ही एक रोचक मामला था। और इसमें ऐसा ये हुआ था कि एक लॉ फर्म थी और उस लॉ फर्म में एक एजेंट काम कर रहा था और उन लोगों के बीच में लॉ फर्म के जो प्रोप्राइटर्स थे या मालिक थे या उसमें बहुत सारे कर्मचारी भी थे, तो कर्मचारियों के साथ एक एजेंसी का एक रिलेशनशिप था जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उस लॉ फर्म के प्रोप्राइटर्स को। यहाँ पर जब वादी किसी सलाह के लिए 2 कॉटेजेस थे और उन कॉटेजेस को लेकर और उनके समव्यवहार को लेकर वह कुछ कानूनी सलाह लेना चाहती थी और वह उस कानूनी सलाह को लेने के लिए जब उस कार्यालय में पहुंची तो वहां पर जो कर्मचारी थे, जो एजेंट थे, उन्होंने उनसे उस कॉटेज के संबंध में सारी जो जानकारियां थी वो इकट्ठी की और उनको कुछ सलाह दी। और सलाह कुछ ऐसा था कि आप इसको बेच दीजिए। और बेचने का सलाह देने के बाद कुछ
जो डॉक्यूमेंट्स थे उन पर उस वादी के हस्ताक्षर लिए गए। वास्तव में वो जो डॉक्यूमेंट था वह सेल डीड का डॉक्यूमेंट ना होकर गिफ्ट डीड का डॉक्यूमेंट था। अब आपको पता होगा कि जब लॉ फर्म में आप जाते हैं, आप वकीलों के साथ कोई संव्यवहार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा विधिक जानकारी आम लोगों को नहीं होती है। तो वह एक भरोसा भी करते हैं कि चलो हमारे वकील हैं और वो हमको उचित सलाह देंगे और वह जो भी सलाह देंगे उस पर हम अमल करेंगे। कुछ इसी तरह का मामला यहाँ भी था। उस कर्मचारी के द्वारा यह कहा गया कि आप इसको बेच दीजिए, और उसके लिए जो एक डॉक्यूमेंट बनना था, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनना था, वह सेल डीड था। और जब जिस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करवाया गया वह वास्तव में एक दान पत्र था। और वह दान पत्र किसके पक्ष में था? दान पत्र उस कर्मचारी के ही पक्ष में था। बाद में उस कर्मचारी ने क्या किया कि उस दान पत्र के आधार पर जब उसको मालिकाना हक मिल गया, उसने कपटपूर्वक उसको बेच दिया और जो भी धन राशि उससे प्राप्त हुई उसका उसने विनियोग कर दिया। मिस एप्रोप्रिएशन का मामला था, बेच दिया और फिर मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। तो जब वादी ने यह एक मुकदमा दायर किया उस लॉ फर्म के विरुद्ध, तो यह कहा गया कि नहीं, यह कार्य तो हमारी एजेंसी के, हमारा जो लॉ फर्म है इसके द्वारा किया नहीं गया है, यह कार्य तो एक कर्मचारी के द्वारा किया गया है और उस कर्मचारी के द्वारा कपटपूर्व किए गए कार्य के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है और हम प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहां पर आपको यह देखना बहुत ही जरूरी है कि जब उस क्लर्क ने उस संपत्ति को बेचा तो उसकी स्थिति क्या थी, वह किस रूप में काम कर रहा था, क्योंकि यह जो बेचा गया उस कॉटेज को, वह कपटपूर्वक बेचा गया था और उसको अर्जित भी कपटपूर्वक किया गया था। दोनों कार्य कपटपूर्वक किए गए थे। तो कपटपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है, प्रश्न यह था। तो यहां पर यह माना गया, यह देखा गया कि जब उसका जो प्रमुख है उसके पास इन कार्यों का कुछ ज्ञान था या नहीं था, क्या क्लर्क ने केवल अपने मन से ऐसा कर दिया या क्लर्क ने बिना बताए ऐसा किया। तो यहां पर यह देखा गया कि चूंकि अभिकर्ता ने अपने प्रमुख के प्रकट और दृश्यमान प्राधिकार के अंतर्गत कार्य किया था, क्योंकि क्लाइंट के साथ डील करने के लिए जो प्राधिकार दिया गया था उस कर्मचारी को, वह उस कंपनी के द्वारा ही दिया गया था। तो वह जो भी कार्य कर रहा था, उस क्लाइंट के साथ जो डील हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी और जो भी सलाह दी जानी थी, जो भी संव्यवहार होना था, तो उसके लिए वह प्राधिकृत व्यक्ति था। तो जब वह प्राधिकृत व्यक्ति था तो ऐसा यह माना जाएगा कि यह सिर्फ उसका कार्य नहीं था, यह उस कंपनी के बिहाफ पर कर रहा था, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जब वह कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था तो निश्चित रूप से यह क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से का केस बनता है। और यहां माना गया कि यहां जो कार्य किया गया है, जो अभिकर्ता द्वारा कपटपूर्ण कार्य था और इसके लिए जो उसका प्रिंसिपल है, जो उसके प्रमुख हैं, उनको भी जिम्मेदार माना जाएगा। तो इस तरह के मामलों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई एजेंट काम करता है तो क्या वास्तव में वह एजेंट है या नहीं है, इसका देखा जाना जरूरी है। और इस रिलेशनशिप को सबसे पहले एस्टैब्लिश करना होता है, उसी के बाद से हम इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। क्योंकि यह पहली शर्त है इस प्रातिनिधिक दायित्व की कि जब तक हम यह साबित नहीं करेंगे कि यह वास्तव में एजेंट है और इसने इस व्यक्ति के कहने पर ऐसा काम किया है या इस व्यक्ति के लिए ऐसा काम किया है जो कि उसका प्रिंसिपल है, और दोनों के बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, जब यह साबित हो जाएगा तब निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि अगर जो भी प्राधिकार है उसको किसी कार्य को करने का अगर यह दिया गया है उस प्रिंसिपल के द्वारा, तो निश्चित रूप से जो प्रिंसिपल है वह इस एजेंट के कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अब एक दूसरे केस को हम यहां लेते हैं। यह भी एक केस लॉ है, क्योंकि हमारा अपकृत्य विधि केस लॉ पर ही बेस्ड है। तो इस वाद में कुछ जो तथ्य थे वो अलग थे, पहले वाले से अलग थे, और यह भी एक बहुत ही रोचक वाद था। यह वाद था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी के वाद में जो एक बैंक के कर्मचारी थे
वह वादी के मित्र भी थे, पारिवारिक मित्र थे, आना जाना था। तो ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई पारिवारिक मित्र बैंक में काम करता है तो हम उससे बहुत सारे अपने कार्यों को संपादित करवाते हैं। खुद न जाकर कई बार हम बोलते हैं कि आप कर दीजिए इस काम को, और उससे हमारा समय बचता है, धन बचता है। तो इस तरह के व्यवहार समव्यवहार होते रहते हैं, आमतौर पे होते रहते हैं। इस वाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो जब वह पारिवारिक मित्र थे और बैंक में कुछ धनराशि को जमा करने के लिए उनको धनराशि दी गई, कई बार दी गई, लेकिन धनराशि के लिए जो एक जमा करने के बाद जो एक रिसीट होता है, पेमेंट रिसीट होता है, वह उनको नहीं मिली। बाद में जब उनको पता चला कि यह जो धनराशि जो मैंने दी थी उस अपने पारिवारिक मित्र को, वह धनराशि तो मेरे बैंक अकाउंट में जमा ही नहीं हुई है। तो इस तरह का जब हानि वादी को दिखा तो वादी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विरुद्ध एक वाद दायर किया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विरुद्ध वाद दायर कर यह कहा गया कि मैंने धनराशि आपके कर्मचारी को दी, लेकिन वह धनराशि मेरे अकाउंट में नहीं जमा हुई। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। तो इसमें जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर कोर्ट के सामने जो आर्गुमेंट्स दिए गए, उनमें यह आर्गुमेंट था कि चूंकि कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, इसलिए प्रतिनिधिक दायित्व सिद्धांत के आधार पर यह जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह कहना था कि जो भी यह समव्यवहार किया गया है इस व्यक्ति के द्वारा, इस कर्मचारी के द्वारा, वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी के रूप में नहीं किया गया है। यह जो समव्यवहार है वह वादी के मित्र के रूप में किया गया है। जो भी धनराशि दी गई है इस कर्मचारी को, वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी के रूप में न देकर एक पारिवारिक मित्र के तौर पर दी गई है, क्योंकि यह जो धनराशि दी गई है वह घर पर दी गई है, ना कि बैंक की शाखा में। तो ऐसे जब अभिवाद, जब आर्गुमेंट्स जब कोर्ट के सामने रखे गए, तो यहां कोर्ट ने भी यह पाया कि यह बात तो है कि जो धनराशि दी गई है वह बैंक के कर्मचारी की हैसियत से नहीं दी गई है, वह एक पारिवारिक मित्र के नाते दी गई है और घर पर दी गई है कि आप इसको जमा कर दीजिए। चूंकि बैंक में उस कर्मचारी का प्रतिदिन का आना जाना है, उसका कार्य है वहां पर, तो यह धनराशि आसानी से वह जमा करा सकता था, इसलिए आपने उस कर्मचारी को यह धनराशि दी। तो किसी भी रूप से यह नहीं माना जाएगा कि जो धनराशि उस व्यक्ति को प्राप्त हुई वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी के तौर पर प्राप्त हुई। तो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी के तौर पर प्राप्त ही नहीं हुई और एजेंट के रूप में वह कार्य किया ही नहीं गया, तो निश्चित रूप से प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप इस समव्यवहार में तो नहीं था। और जब इस समव्यवहार में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं था, तो किसी भी तरह के प्रतिनिधिक दायित्व का मामला नहीं बनता है। और इसीलिए इस वाद में कोर्ट ने ये माना कि जो जमा करता है उसका जो मित्र है, जो कर्मचारी है, उसने अपनी निजी क्षमता के अंतर्गत कार्य करवाया, और इसीलिए जो प्रतिवादी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रतिनिधिक दायित्व है और इसके लिए जो उत्तरदायित्व के प्रयोजन के लिए अगर कोई मित्र मेरी कार मेरे लिए चला रहा है, तो वह मेरा अभिकर्ता बन जाता है, वह मेरा एजेंट बन जाता है। मेरा मित्र मेरी कार मेरे लिए चला रहा है, वह मेरा सेवक नहीं है, इसलिए वह मेरा अभिकर्ता बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो एक वाद था ऑनरोड बनाम क्रॉसविले मोटर सर्विस लिमिटेड। इस वाद में जो कार का स्वामी था उसने अपने मित्र से अपनी कार चलाने को कहा, और मित्र जब उसकी कार चला रहा था तब वह एक बस से भिड़ गई और कार का स्वामी उत्तरदायी ठहराया गया। तो इस वाद में हमने क्या देखा कि एक कार को उसके स्वामी ने अपने एक मित्र को चलाने के लिए कहा, और जब वह मित्र कार चला रहा था तब वह एक दुर्घटनाग्रस्त होती है और उसमें कुछ क्षति कारित होती है। तो ऐसे में कार स्वामी की जिम्मेदारी होगी या उस मित्र की जो जिम्मेदारी होगी, इसको तय करना था न्यायालय को। और यहां यह पाया गया कि ऐसी परिस्थिति में वह मित्र स्वेच्छा से आपकी कार को नहीं चला रहा था, आपने
अपनी कार को चलाने के लिए निवेदन किया उस मित्र से कि आप मेरी कार को मेरे स्थान पर चलाओ, तो ऐसा माना जाएगा कि वह आपके अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा था, वह आपका एजेंट था उस समय। और जब वह आपका एजेंट था और उसी समय यह दुर्घटना घटित हो रही है, तो जिम्मेदारी निश्चित रूप से स्वामी की बनती है, जो मास्टर है उसकी बनती है। और इसीलिए न्यायालय ने यहाँ कार स्वामी की जिम्मेदारी तय की और माना कि यहाँ वाइकेरियस लायबिलिटी का मामला बनता है और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, आपको प्रतिकर देना होगा। अब एक और संबंध है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं और इसके लिए कुछ विशेष कानून भी बनाए गए हैं, और यह एक संबंध है पार्टनरशिप का। हमारे पास पार्टनरशिप का एक एक्ट भी है जिससे इस विधिक संबंध को और इसके बारे में जो भी कानून है उनका प्रावधान वहाँ दिया गया है। तो जो पार्टनरशिप का रिलेशनशिप होता है, इसमें किस तरह से जिम्मेदारी होती है एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर के प्रति, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी भागीदार होते हैं और उनका जो संबंध होता है वह एक प्रिंसिपल और एजेंट की तरह ही होता है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल और एजेंट की तरह काम करते हैं। तो जब वह प्रिंसिपल और एजेंट की तरह काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक पार्टनर के कार्य के लिए दूसरे पार्टनर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इस पार्टनरशिप के भी रिलेशन में हम प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू करते हैं, और यहाँ जो उनका संबंध होता है, ठीक है वो पार्टनर्स हैं, उस फर्म के वो पार्टनर हैं, लेकिन आपसी संबंध जो है वह किस तरह का है। जो आपस का उनका संबंध है एक दूसरे के कार्यों के लिए, तो वहां उनमें प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध होता है। और जब वह प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध होता है तो निश्चित रूप से जो प्रिंसिपल और एजेंट के लिए जो प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा। और एक वाद के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। यह वाद था हैमलिन बनाम हॉस्टन एंड कंपनी। इस हैमलिन बनाम हॉस्टन एंड कंपनी में जो प्रतिवादी की एक फर्म थी, उसमें दो भागीदार थे और एक भागीदार के रूप में अपने प्राधिकार का जो भी उसको प्राधिकार दिया गया था और उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने क्या किया कि उसने एक किसी अन्य व्यक्ति के साथ करार किया, और उसमें यह था कि जो भी गोपनीय सूचनाएं हैं वह गोपनीय सूचनाएं उसको दी जाएंगी और उसके एवज में वह उनको कुछ रिश्वत देगा। तो इस तरह के गलत कार्य का संव्यवहार वहां होता है और एक पार्टनर के द्वारा होता है। और जब इस जो भी यहाँ पर जो पार्टनर है, जो भागीदार हैं, उसने जो वादी के व्यापार की जो गोपनीय बातें थी उसको बताने के लिए, उसका रहस्य खोलने के लिए, और अगर वह अपने नियोजक के साथ कोई संविदा भंग करे इसके लिए रिश्वत देने का जो ऑफर किया था, तो यह एक दोषपूर्ण कार्य था और यह एक अपकृत्य भी था। तो इस तरह के अपकृत्य के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या सिर्फ उसी भागीदार की बनती है या उस फर्म के अन्य भागीदारों की भी बनती है? प्रश्न यह था और इस प्रश्न को यहाँ निर्धारित किया गया, इसका उत्तर दिया गया न्यायालय के द्वारा, और न्यायालय ने ऐसा माना कि इस तरह के संव्यवहार के लिए जो अन्य पार्टनर हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है और वो भी प्रतिकर देने के लिए बाध्य हैं। तो कई बार जो इनका जो उत्तरदायित्व होता है उसको हम बोलते हैं कि ज्वाइंट और सीवियर दोनों हो सकता है, संयुक्त भी हो सकता है, पृथक भी हो सकता है। तो जब हम संयुक्त उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उस भागीदार के कार्यों के लिए यह जो दूसरा भागीदार है या अन्य भागीदार हैं उस पार्टनरशिप फर्म के, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वह भी लायबल होंगे। अब जब हम एक अन्य संबंध के बारे में बात करते हैं, और यह संबंध जो होता है यह मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है, मालिक और सेवक का रिलेशनशिप। और मालिक और सेवक के रिलेशनशिप ऐसे संबंध हैं जो आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं, और अपने आप आम दिनों के और रोज़मर्रा के कामों के लिए हमेशा हम लोग सेवक का हेल्प लेते हैं। बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोगों के साथ सेवक कार्य करते हैं, इवन सरकारों के भी सेवक होते हैं और जो प्राइवेट व्यक्ति होते हैं उनके भी सेवक होते हैं। तो इस तरह के जो संबंध हैं वह सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। इसीलिए जब भी हम प्रतिनिधिक दायित्व के बारे में चर्चा करते हैं तो इस संबंध के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप था या नहीं।
और मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है तो वह किस तरह का है, कौन मास्टर होता है, कौन सर्वेंट होता है, मालिक और सेवक, सबसे पहले जानना जरूरी है। तो जब भी हम मालिक और सेवक की बात करते हैं तो यहां दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जो सेवक है वह आपके निर्देश पर कार्य करता है, वह आपके कंट्रोल में होता है, आपके नियंत्रण में होता है। सेवक हमेशा मालिक के नियंत्रण में होता है, कंट्रोल में होता है। और किस तरह से इस कंट्रोल और नियंत्रण को हम देखते हैं, दो बातें होती हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। जब आप किसी अन्य व्यक्ति से काम लेते हैं और आप इन दो चीजों को करते हैं, आप उसको बताते हैं कि व्हाट टू डू कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि इन दोनों के बीच का जो संबंध है वह मालिक और सेवक का संबंध है, क्योंकि एक कंट्रोलिंग पावर उस मास्टर के पास है और वह तय करता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ऐसा माना जाएगा कि यह एक सेवक और मालिक का संबंध है। जब भी हम इस तरह के संबंधों को लेकर जब कोई मामला देखते हैं तो एक बचाव के लिए भी एक नए तरह के संबंध को सामने रखा जाता है, वह होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात करके प्रतिवादी कई मामलों में बचाव लेने का प्रयास करते हैं। तो इससे भी इसको देखा जाता है कि आखिर दोनों एक ही हैं या दोनों में कोई अंतर भी है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं, तो कई बार और आज के समय में तो हम अपने बहुत सारे कार्यों को स्वतंत्र ठेकेदारों के माध्यम से ही करवाते हैं, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके माध्यम से ही करवाते हैं। तो ऐसे में यह जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या दोनों एक ही हैं या दोनों में कुछ अंतर भी है। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम किसी सेवक जो कि एक अभिकर्ता जो आपके बिहाफ पर आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, कार्य कर रहा है और आपके कंट्रोल में है और आपका सुपरविजन भी है, तो कंट्रोल और सुपरविजन दोनों रहता है वहां पर। जैसा कि मैंने कहा कि कंट्रोल में यह आता है कि उसका उदाहरण यह हो सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यह तय करने का अधिकार उस सेवक को नहीं होता है। क्या करना है क्या नहीं करना है यह कौन तय करता है, मालिक तय करता है, जो मास्टर है वह तय करता है। कैसे करना है, व्हाट टू डू, इसके बाद क्या आता है, हाउ टू डू। तो जो यह हाउ टू डू है, कैसे करना है, इसको हम सुपरविजन के संदर्भ में भी देखते हैं कि आप मालिक हैं और आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप देखें कि वह कार्य को किस तरह किया जा रहा है, क्योंकि यह कार्य एक सेवक कर रहा है। तो किस तरह से वह कार्य किया जा रहा है इसको देखने की जिम्मेदारी, इसका सुपरविजन कौन करेगा, इसका सुपरविजन मालिक करेगा, मास्टर करेगा। तो ऐसे में यह देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जो स्वतंत्र ठेकेदार है और एक जो सेवक होता है, क्या यह दोनों एक ही होते हैं या अलग होते हैं। तो यहां हम पाते हैं कि नहीं, जो स्वतंत्र ठेकेदार है उसकी स्थिति थोड़ी सी भिन्न होती है बनिस्बत एक सेवक के। कैसे और किन कारणों से, यह भी समझना बहुत ही आवश्यक है। तो जो स्वतंत्र ठेकेदार होता है उसको आप यह तो बताते हैं कैसे क्या करना है, व्हाट टू डू, लेकिन हाउ टू डू यह आप उस स्वतंत्र ठेकेदार को नहीं बताते हैं, क्योंकि वह स्वतंत्र ठेकेदार उस काम को करने का एक विशेषज्ञ होता है और उसे पता है कि उस काम को कैसे करना है। तो हाउ टू डू यह आप नहीं बताते हैं। हां, कुछ मामलों में यह जरूर माना गया है कि आपको सुपरविजन रखना है, वह भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में नहीं। और वो विशेष परिस्थितियां क्या होंगी इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। तो जब भी हम मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप और सर्वेंट का इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ किस तरह का संबंध होता है, क्या वह एक ही होते हैं या नहीं होते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, तो हम यह जरूर देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जिम्मेदारी किन मामलों में तय की जा सकती है, किन मामलों में नहीं की जा सकती है। तो इस तरह के बचाव कई बार सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं। अब हम उनको निर्णित वादों के सहारे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप स्लाइड पर देख भी सकते हैं कि मेरा कार चालक मेरा सेवक है और यदि किसी उपेक्षा की वजह से किसी अन्य को अगर वह टक्कर मार देता है
तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए जिम्मेदार हो जाऊंगा, क्योंकि जो मेरी कार है, मेरा ड्राइवर है, और मैं मान लीजिए अपनी कार से कहीं जा रहा हूं और ड्राइवर ने कोई एक्सीडेंट किया, किसी को टक्कर मार दी, तो निश्चित रूप से उस ड्राइवर के कार्य के लिए मेरी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि मैं उसका मास्टर हूं, वह मेरा सेवक है। लेकिन यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूं इस तथ्य में और यह कहूं कि मुझे कहीं जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, और मैंने ओला या उबर से कोई कैब हायर किया और मैं उस कैब के सहारे मैं जा रहा हूं वहां पर रेलवे स्टेशन, और उस ओला ड्राइवर ने या उबर के ड्राइवर ने वहां पर कोई एक्सीडेंट कारित कर दी, तो क्या उसके लिए मेरी जिम्मेदारी बनेगी? प्रश्न यह है। और उस ड्राइवर की स्थिति क्या है? क्या वह मेरा सेवक माना जाएगा? तो यहां आपको यह जानना बिल्कुल आवश्यक है कि इस दूसरी परिस्थिति में वह मेरा सेवक नहीं माना जाएगा, वहां वह इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, और उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किए गए कार्य के लिए मैं जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता हूं, क्योंकि उस कार को कैसे चलाना है और किस तरह से चलाना है वह उसकी जिम्मेदारी है, और वह किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा है। तो यहां पर वह मेरे लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हुआ, सेवक नहीं हुआ। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक सेवक और एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में अंतर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इस मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए जो उसके नियोजक होते हैं उनका क्या दायित्व होता है। और यहां पर एक केस है मॉर्गन बनाम इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल। इस केस में ऐसा क्या हुआ था कि एक बार जब वादी प्रतिवादी के परिसर में किसी विधिक परिदर्शन कुछ देखने के लिए वहां गया था, तो वहां एक लिफ्ट था, और उस खराब लिफ्ट खुला हुआ था उसके किनारे वह गिर पड़ा और वह क्षतिग्रस्त हो गया। लिफ्ट पहले से खुला हुआ था और वहां पर वह क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि वहां पर कुछ लापरवाहियां थी उस लिफ्ट के संचालन को लेकर, और उसमें उसे कुछ चोट लगी। और उस चोट लगने के बाद जब उसने एक वाद दायर किया कि इस लिफ्ट को संरक्षित और समुचित व्यवस्था करने के लिए जो भी जिम्मेदारी है वह वहां के मालिक की है, तो ऐसा देखा गया कि जब मामला न्यायालय में आया तो एक आर्गुमेंट दिया गया प्रतिवादियों की तरफ से, और वह आर्गुमेंट ये था कि यह जो लिफ्ट का रख रखाव था, जो मेंटेनेंस था, इसको जो करने का दायित्व था वह एक स्वतंत्र ठेकेदार का था, न कि उस संपत्ति के मालिक की। तो जब यह जो कार्य था स्वतंत्र ठेकेदार को करना था, तो इसी वजह से जो प्रतिवादी हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन ऐसा माना गया इस वाद में कि चूंकि लिफ्ट आपके परिसर में था, ठीक है स्वतंत्र ठेकेदार ने किया है या नहीं किया है, लेकिन उसको संरक्षित करने के लिए जो भी एक स्वतंत्र ठेकेदार है वह क्या उसको संरक्षित कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह का भी एक आर्गुमेंट रखा गया वादियों के द्वारा। लेकिन अंतिम निर्णय न्यायालय को लेना था, तो जब न्यायालय के समय दोनों पक्षों के जो आर्गुमेंट्स हैं वो रखे गए, तो उसके लिए जब न्यायालय ने कहा कि इस तरह की संरक्षित स्थिति में नहीं रखने के लिए जो उपेक्षा हुई है, उसके लिए जो प्रतिवादी हैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह कार्य इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं, मैंने पहले भी बताया, कुछ अपवाद भी होते हैं जहां पर एक सुपरविजन आपको रखना चाहिए। लेकिन इस वाद में ऐसा नहीं हुआ। इस वाद में यह माना गया कि चूंकि यह कार्य स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा की गई है, उसको संरक्षित करने का, उसका जो मेंटेनेंस का काम था एक स्वतंत्र ठेकेदार का था, इसलिए जो प्रतिवादी हैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अब हम आगे कुछ और वाद देखेंगे। इसमें क्या, जैसा मैंने कहा था कि कुछ अपवाद हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे अपवाद हैं जिनमें इसको स्वतंत्र ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उसी कार्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो सामान्य नियम तो यही है कि जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्रातिनिधिक दायित्व के आधार पर सेवक की जिम्मेदारी होती है। अब वहां भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है या नहीं होती है, इसको जानना आवश्यक है। तो अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि
ऐसी कुछ आपवादिक स्थितियां हैं जिसमें नियोजक को स्वतंत्र जो प्रसंविदाकार हैं, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, के अपकारों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पहला, कठोर दायित्व के सिद्धांत में, जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत है। यहां आपको जानना आवश्यक है कि जब कठोर दायित्व का सिद्धांत रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में दिया गया था, ठीक है, उसमें कुछ अपवाद भी थे, लेकिन एक आर्गुमेंट वहां पर यह भी दिया गया था प्रतिवादियों के द्वारा कि इस कार्य को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा संपन्न कराया गया था। जो जलाशय का निर्माण हुआ था, जिससे पानी का रिसाव हुआ और वादियों के कोयले की खादान में कुछ नुकसान हुआ उस पानी के रिसाव से, तो यहां प्रतिवादियों द्वारा यह आर्गुमेंट दिया गया कोर्ट के सामने कि यह कार्य प्रतिवादियों ने स्वयं नहीं किया है, इस जलाशय का निर्माण इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कराया गया है। लेकिन कोर्ट ने यहां इस आर्गुमेंट को स्वीकार करने से मना कर दिया और कोर्ट ने कहा कि भले ही इस कार्य को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कराया गया है, लेकिन चूंकि यह मामला कठोर दायित्व का है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का है, और इसलिए यहां पर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं और आपको प्रतिकर देना होगा। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस में हम देखते हैं कि यह जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया कार्य और इसका जो बचाव है वह नहीं मिलता है। दूसरा, जब किसी सड़क का अर्थ यहां पर है एक पब्लिक प्लेस है, एक सार्वजनिक स्थान है, एक सड़क है, किसी सड़क अथवा उसके समीप खतरा उत्पन्न करने पर भी नियोजक का दायित्व उत्पन्न होता है। यदि आपने सड़क पर जब लोग चलते हैं, वह एक पब्लिक प्लेस है, आम लोगों के चलने का है, तो कई बार क्या होता है कि आपका एक घर है और आपने घर में कुछ ऐसी वस्तु लटका कर रखी है जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो सकता है, वह गिर सकती है और उससे किसी का नुकसान हो सकता है। जैसे जो राहगीर होते हैं और ऊपर एक छत है और छत से कोई सामान किसी का, कभी ऐसा होता है कि गमला गिर गया, कभी ग्रिल गिर गया, कभी कुछ गिर गया, जिससे चोट लग जाती है और उसका कुछ नुकसान होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या आप सिर्फ इस आधार पर अपना बचाव कर सकते हैं कि यह कार्य इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया गया है, इसलिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो यहां इसको अपवाद की श्रेणी में रखा गया है और यह माना गया है कि नहीं, ऐसे मामलों में आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आपने सड़क के ऊपर कोई खतरा उत्पन्न किया है। तो सड़क के ऊपर जब आपने खतरा उत्पन्न किया है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह कार्य इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया है। इसमें एक वाद भी है टेरी बनाम एस्टन का, जिसमें एक लैंप था, वह गिर गया था प्रतिवादी के मकान से और एक जो संयुक्त पथ मार्ग था इसके ऊपर वह लटक रहा था और इस गिरने की वजह से जो वादी है उसको कुछ नुकसान हुआ। तो एक लैंप लटक रहा था और उसके गिरने की वजह से जब कुछ नुकसान होता है तो न्यायालय के समक्ष यह आर्गुमेंट दिया गया कि लैंप को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से लगवाया गया था। तो न्यायालय ने यहां यह कहा कि ठीक है, लैंप को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से लगवाया गया था, लेकिन यह लगा था आपके घर में और यह सड़क के ऊपर लगा था, और चूंकि यह सड़क के ऊपर लगा था तो आपकी यह जिम्मेदारी थी कि आप इसका सुपरविजन करते रहें, आप देखते रहें, आप उसका मेंटेनेंस करें, क्योंकि उससे कोई क्षति कारित होती है। तो आप सिर्फ इस आधार पर बचाव नहीं ले सकते हैं कि यह कार्य इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया था। तो यह भी एक अपवाद है। तीसरा अपवाद इसमें यह आता है कि यदि वादी को कारित अपकार ऐसी न्यूसेंस है जो पड़ोसी की भूमि से किसी सहारे को हटाने के रूप में है। जैसे कि जब आप पड़ोसी की कोई भूमि है, या कई बार हम देखते हैं कि जो इजमेंट्री राइट्स वगैरह होते हैं उनको भी लेकर हम बात करते हैं कि एक भूमि का अच्छे से उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो जब किसी पड़ोसी की भूमि है और वहाँ कोई सहारा है, उसको हटाने के लिए जब आप कोई ऐसा न्यूसेंस करते हैं तो वैसे मामलों में भी यह इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का बचाव आपको नहीं मिलता है। इसी तरह जब सेवक के प्रति स्वामी के उन कर्तव्यों का अतिलंघन में कोई अपकृत्य घटित होता है जो इंग्लिश कॉमन लॉ द्वारा स्वामी पर नियत किया गया है, तो स्वामी उसके लिए उत्तरदायी होगा। तो स्वामी पर ही जब कोई ऐसे विधिक कर्तव्य निरूपित किए गए हैं और उनका जब उल्लंघन होता है तो भले ही वह कार्य इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि आपके ऊपर ऐसा कर्तव्य निरूपित किया गया है। एक इसी के विस्तार में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि क्या सेवक की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है। तो एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें नौकर आपका है
लेकिन आपने अपने नौकर को किसी और को सुपुर्द किया। कई बार लोग ऐसा मांग लेते हैं कि आपके यहाँ यह ड्राइवर है, मेरे यहाँ भेज दीजिए, आपके यहाँ यह नौकर है, मेरे यहाँ भेज दीजिए, मेरा कुछ काम है। तो ऐसे समव्यवहार आप सभी देखते होंगे अपने आम जीवन में कि दूसरे का नौकर है, लेकिन मित्रता के वजह से, संबंधों के आधार पर, कई बार व्यावसायिक संबंधों के आधार पर, पारिवारिक संबंधों के आधार पर, आपके निवेदन पर वह स्वामी अपने सेवक को आपके सुपुर्द करता है। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा? क्योंकि अभी जो कार्य कर रहा है सेवक, वह अपने वास्तविक मालिक के लिए न करके जिसको सुपुर्द किया गया है वहां इस कार्य को कर रहा है। तो क्या इसके लिए भी वह वास्तविक स्वामी जिम्मेदार होगा या नहीं होगा? यह एक बड़ा ही जटिल विषय है। इसको समझने के लिए भी हमें कुछ निर्णयों का सहारा लेना पड़ेगा और उन निर्णयों के आधार पर ही हम इसको आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बताएं, जैसा मैंने आपको कहा भी कि मान लीजिए क अपने सेवक ख को कुछ समय के लिए ग के सुपुर्द करता है और उसके पश्चात ख एक अन्य व्यक्ति घ के लिए कोई प्रतिकूल अपकृत्य करता है, तो प्रश्न यह है कि ख क का सेवक माना जाएगा अथवा ग का, अर्थात घ किस व्यक्ति के विरुद्ध ख द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए वाद दायर कर सकता है। तो इसके जब उत्तर को हम देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से इस बात पर यह डिपेंड करेगा कि जो दोनों स्वामी हैं, एक तो वास्तविक स्वामी, एक जहां वह कार्य कर रहा है जिसको सुपुर्द किया गया है, जिसको यह प्राधिकार दिया गया है, तो दोनों में से सेवक को न केवल यह बतलाया जाएगा कि उसे क्या करना है और उसे यह भी बतलाया जाएगा कि किस तरह करना है, कौन ऐसा कर रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, इसका निर्देश कौन दे रहा है। जब तक इन सब बातों का पता नहीं चल जाएगा तब तक आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो यह बहुत ही जटिल मामले होते हैं कि जब आप किसी अपने सेवक को नियोजन में किसी अन्य को देते हैं तो इन सब प्रश्नों का भी उत्तर लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जैसा मैंने कहा, इसको किसी निर्णय के माध्यम से हम देखते हैं। तो एक केस है मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड बनाम कॉगिन्स एंड ग्राफिक्स लिवरपूल लिमिटेड। इस वाद में ऐसा था कि एक बंदरगाह का जो पट्टा था उसका एक स्वामी था और उसके पास बहुत सारी क्रेन्स थी। वह बहुत सारे, आपको पता है बंदरगाहों पर माल ढुलाई में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने के लिए क्रेन का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे क्रेन का वह मालिक था। और इस बंदरगाह द्वारा चालक के रूप में बहुत सारे कुशल कर्मचारियों को नियोजित किया गया था और इस बंदरगाह पर सामान्यतः जो क्रेन चालक के होते हैं उनको क्रेन के साथ किराए पर दिया भी जाता था। तो कुछ एस्टिमेटर्स जो नौका में जो माल भरने के लिए जो लोग होते हैं उनको ऐसा बोला जाता है, जो नौभरक नियोजक होते हैं, उन लोगों ने एक जहाज में माल लादने के लिए एक चालक के साथ एक क्रेन किराए पर लिया और इस क्रेन द्वारा जब माल जहाज में लादा जा रहा था तभी उस चालक की उपेक्षा से एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो गया। जब वह व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो गया तो इस मामले को न्यायालय में ले गया और न्यायालय में जब ले गया तो उसमें यह प्रश्न आया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या जो बंदरगाह का पट्टा का स्वामी है वह इस चालक के कृत्य के लिए जिम्मेदार है या जिसको यह सुपुर्द किया गया है वह जिम्मेदार है। तो चूंकि क्रेन और चालक दोनों किराए पर दिए भी जाते थे, बहुत सारे क्रेन थे उस पट्टा स्वामी के पास, तो यहां पर यह देखा गया है कि क्रेन को कैसे चलाना है। प्रश्न यहां यह था कि क्रेन तो भेजा गया, चालक को भी भेजा गया, और क्रेन को कैसे चलाना है यह जहां भेजा गया था उसकी जिम्मेदारी नहीं थी बताने की। तो यह उसको, उस चालक को पहले से बताया गया है, पहले से सिखाया गया है, वह ट्रेंड चालक है, वह कुशल कर्मचारी है और क्रेन को चलाने के लिए एक विशेषज्ञ चालक की आवश्यकता होती है, यह कोई साधारण वाहन नहीं होता है। तो यहां पर यह देखा गया कि कैसे चलाना है इसकी जानकारी वास्तविक जो पट्टा स्वामी है, जो वास्तविक स्वामी है, उसी के द्वारा ही दी गई थी। तो यहां पर जो जिम्मेदारी होगी वह उसी व्यक्ति की होगी, भले ही यह सुपुर्द किया गया है लेकिन जिम्मेदारी उस पट्टा स्वामी की ही होगी। अब हम एक दूसरा पहलू इसका देखते हैं। यह पहलू यह है कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। किसी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के क्रम में जब किसी कार्य को किया जाता है तब भी यह माना जाता है कि यह सेवक के द्वारा किया गया कार्य उसके
मास्टर द्वारा किया गया कार्य है और तभी यह जिम्मेदारी तय की गई है। और नियोजन के उपक्रम को समझने के लिए दो बातों को समझना आवश्यक है। पहला, कि स्वामी द्वारा प्राधिकृत कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है और वह दोषपूर्ण कार्य, कई बार ऐसा होता है कि दोषपूर्ण कार्य ही करने को कहा गया। दूसरा ये होता है कि कार्य जो प्राधिकृत किया गया है उसको दोषपूर्ण तरीके से किया गया है, जो स्वामी द्वारा प्राधिकृत है। इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई ऐसा निषेध दिया गया हो अपने सेवक को कि आपको ऐसा नहीं करना है, स्पेसिफिकली बताया गया हो, अभिव्यक्त निषेध है, तो अभिव्यक्त निषेध के संदर्भ में क्या होता है कि यहां पर यह देखना जरूरी होता है कि उस अभिव्यक्त निषेध के बियॉन्ड जाकर उसने कुछ काम किया है या अंदर काम किया है। तो इसमें कई बार न्यायालयों ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर अभिव्यक्त निषेध के आधार पर ही अगर जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए इस वाइकेरियस लायबिलिटी के, तब सारे जो नियोक्ता होंगे, सारे जो नियोजक होंगे, वह अपने कर्मचारियों को, अपने सेवकों को एक एक्सप्रेस फॉर्म में कोई निषेध दे देंगे और अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक वाद था लिम्पस बनाम लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी का, इसको आप देख सकते हैं, और ट्वाइन बनाम बिन्स का भी एक वाद है जिसमें उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अलग अलग वाद हैं जो प्रातिनिधिक दायित्वों को लेकर हैं, और प्रातिनिधिक दायित्व में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। Hello, I am Shikha Dikshit. I teach psychology and I am with the Department of Humanities and Social Sciences at IIT Kanpur. Today I am going to talk about what is health psychology. In the recent past, health psychology has emerged as one of the important areas in psychology. It is a field of study where psychological theories and concepts are applied to understand issues regarding health and illness. The two major themes which health psychologists are interested in studying are the themes of illness experience and behaviors associated with that experience. Contemporary health psychology adopts various and diverse kind of perspectives to understand health and illness issues. These perspectives include the behavioral perspective, the societal perspective and the cultural perspective. If we try to enumerate the kind of topics that health psychologists study, the range is very wide. To name a few of the topics, health psychologists study cognitions related to illness, that is health and illness related cognitions, social cognitive aspects of health and illness, cognitive adaptation, chronic illness and adaptation to chronic illness, disability, stress and management of stress. Health psychologists also study topics such as health related quality of life, social support and various kinds of coping mechanisms that people adopt to deal with illness experience. In addition to this kind of experience, health psychologists also study healthcare systems, health promotion and treatment related aspects including doctor-patient relationships. So, as we see, the range of topics is very large. Health psychologists also use qualitative methods and they study topics such as narratives of illness experience as well as social representations of health and illness. So, we see that the range of these topics is very large. However, this is not an exhaustive list. More recently, some health psychologists have adopted a critical health psychology approach.
These health psychologists are, they offer a critique of mainly of the biomedical and behavioral perspective of health and illness, as well as the methods and approach which is used to understand health and illness. So, critical health psychologists focus on the social, cultural and political aspects of health issues. If we look at the methodological aspects, overall health psychologists adopt quantitative methodology, they also use qualitative methodology, and many health psychologists use the mixed method approach.